नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा की, लेकिन साथ में हम उन तमाम मुद्दों की भी बात करेंगे जिस पर शायद सरकार को पहले से ध्यान देना चाहिए था। इस देश में एक के बाद एक हमने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं, या फिर हम कहें कि देश को भ्रम की स्थिति में डालते हैं। तो आखिर ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर जब आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो इससे पहले लगाम सरकार की तरफ से क्यों नहीं लगाई गई? आखिर क्यों इन लोगों को इतनी छूट दी गई कि आज नौबत ये आ गई कि इन्होंने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया? और ऐसे में जब मैं ये कहूं कि ज्योति मल्होत्रा अकेली इसमें है, शामिल है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है वो बेईमानी होगी। कुछ ही दिनों पहले नेहा सिंह राठौड़, उनकी जो जिस तरीके की टिप्पणियां थी, इसके अलावा आरफा खानम शेरवानी की हम बात कर सकते हैं, और तमाम तरीके से हम दरबारी मीडिया के कुछ पत्रकारों की भी इसमें बात कर सकते हैं। तो फिर सवाल यह होता है कि आखिर सरकार इतना लेट क्यों जागी? अब जो है वो एक एक्शन की स्थिति में आई है, लेकिन क्या कुछ लोगों के ऊपर एक्शन लेने से समाज में फैली जो गंदगी है इस देश की वो साफ हो जाएगी? अब इसमें जो है वो दो तरीके की चर्चाएं जो है वो इस वक्त हम शामिल कर सकते हैं। एक, जब पहलगाम अटैक हुआ था तो हमने बात की थी देश के गद्दारों की, हमने पाकिस्तान से हम उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो ये पाकिस्तान की फितरत है, और पाकिस्तान आगे भी जो है वो इस तरीके की हरकत करेगा, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन फिर सवाल यह है कि देश के अंदर बैठे हुए उन लोगों को पहचानना जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि अब जो है वो देश के बाहर के बजाय देश के अंदर की सफाई जरूरी है। और फिर उसमें मैं इसमें जो है वो किसी भी तरीके से हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि आतंकवाद का एक ही धर्म होता है, मुस्लिम धर्म, लेकिन कुछ जयचंद जो है वो हिंदू धर्म में भी शामिल है, और उनमें स्पेशली मैं बात करना चाहता हूं जो कई बार जो है वो ऐसे लोगों को बोलने से इसलिए रोका जाता है कि महिला सम्मान को ध्यान में रखा जाए। तो मुझे लगता है कि जब देश हित और देश की सुरक्षा की बात आए, इस तरीके से निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया जाए, तो फिर इन महिलाओं का जो सम्मान है वो भाड़ में चला जाना चाहिए। शब्द जो है वो थोड़े कठोर है, लेकिन इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि अगर सुपर्णखा पैदा होगी तो उसका नाक काटकर छोड़ दिया जाएगा। तो ये वो लड़कियां हैं जो अपने हुस्न का जलवा दिखाती है, आम लोगों को फंसाती है, और उस जाल में फंसाकर जिस तरीके का खेल खेलती है, आप और हम जो है वो इनके ऊपर शक नहीं करते, और इनके आप फॉलोवर्स की लिस्ट देखिए। तो दो तरह के यहाँ पर जो है वो इन्फ्लुएंसर चलते हैं। एक जो कपड़े उतारकर एक नंगा नाच अपने जिस्म का जो है वो दिखावा करते हैं, और दूसरे इस तरीके की हरकतें करते हैं। अब इसमें ज्योति मल्होत्रा और उसके साथ में आपने देखा हरियाणा के ही एक दूसरे, और फिर इसके बाद में जो है वो हरियाणा के एक तीसरे बंदे, और ऐसे तमाम तरीके की जो है वो खबरें आपको लगातार मिलती जा रही है कि कौन कौन लोग जो है वो इस गिरोह में शामिल है। लेकिन जब हम बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा की, तो आपने देखा होगा पाकिस्तान का जो पासपोर्ट, अगर हम पाकिस्तान ट्रेवल करते हैं तो पासपोर्ट में क्या रैंकिंग है आपने देखा होगा। इसलिए लोग जो है वो पाकिस्तान जाने से कतराते हैं कि कहीं उनके पाकिस्तान का स्टाम्प ना लग जाए। लेकिन आप इस लड़की की हिम्मत देखिए कि वो पाकिस्तान जाने की हिम्मत जुटाती है, और कैसे जुटाती है अगर आप इसको समझोगे तो कुछ एक लालच के चक्कर में। अब आप इसमें जो है वो कई तरीके के सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। अंत तक जब आप देखोगे तो मुझे लगता है कि आपके जो है वो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जब हम बात करते हैं तो इसका जो खुलासा हुआ वो पंजाब पुलिस ने किया, क्योंकि मलेरकोटला से गजाला और उसके साथी यासीन को गिरफ्तार किया, और फिर उसके बाद में नाम सामने आता है ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया जाता है, पूछताछ की जाती है, और फिर उसके बाद में हिसार के एसपी शशांक कुमार ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया जाता है उनकी तरफ से कि ये पाकिस्तानी एसेट्स की तरह जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा था।
और कौन कर रहा था? आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ज्योति मल्होत्रा का इस्तेमाल कर रही थी। तो अब सवाल यह है कि ज्योति मल्होत्रा का इस्तेमाल कर रही थी या ज्योति मल्होत्रा खुद इस्तेमाल हो रही थी? ये इन दोनों बातों में जो है वो बड़ा अंतर है। क्योंकि 40 साल का कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता है तो उसको सब कुछ पता है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन इनके हौसले बुलंद कैसे हुए? इनके हौसले बुलंद होते हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से न्यूज क्लिक के ऊपर जो है रेड जो है वो भारत सरकार की तरफ से जो है वो अलग अलग जगह पे ऑफिस के ऊपर छापा डाला गया, लेकिन उसके बाद में नतीजा क्या निकला? और फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को खुलवाकर ऐसे लोगों की जमानत करवा देते हैं। इसलिए ये लोग जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को अगर पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है तो इनको गोली मार देनी चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत ही नहीं आए। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट, तो कानून व्यवस्था की कमजोरी ये सब लोग जानते हैं। और इन लोगों को ये भी पता है कि अगर पैसा नहीं होगा तो इनके साथ जो है वो कौन से वकील खड़े होने वाले हैं। तो रातों रात पब्लिसिटी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और जब अब ये कहते हैं कि इसके पास, क्योंकि जब इनके फादर से बात होती है तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सबूत नहीं है। तो सबूत नहीं है तो पहला तो यही है कि व्यक्ति जब इस तरीके का काम करता है तो आप एक चीज समझ के देखिए, ज्योति मल्होत्रा के जब अकाउंट को छानते हैं और कहा जाता है कि इनके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है, 25 से 30 हजार रुपए है, तो फिर ये चाइना और पाकिस्तान की यात्राएं कैसे करती है और 5 स्टार होटल में कैसे रुकती है? ये जो है वो बड़ी सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो फिर इसका पैसा कौन दे रहा है, उसकी भी जांच जो है वो होनी चाहिए। तो मसला जो है वो काफी बढ़ चुका है। और ऐसा नहीं है ज्योति मल्होत्रा, ऐसे बहुत सारे नाम सामने आने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार को एक बड़े लेवल पे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चला रखी है, ठीक उसी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी ऑपरेशन चलाना चाहिए। और जब ज्योति मल्होत्रा को हम समझने बैठते हैं तो ज्योति मल्होत्रा के संबंध बताए जाते हैं पाकिस्तानी उच्चायुक्त में एक पाकिस्तानी अधिकारी दानिश अली के साथ में। और पिछले साल जब पाकिस्तान नेशनल डे के ऊपर इफ्तार पार्टी रखी जाती है तो दानिश अली ज्योति मल्होत्रा को इनवाइट करता है। और जिस तरीके से फुटेज है आपको लगेगा कि ये बहुत करीब से एक दूसरे को जानते हैं। तो आखिर 140 करोड़ की आबादी में ज्योति मल्होत्रा ही क्यों और किस हैसियत से? जबकि ना तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ना कोई वो राजनेता है, ना कोई उसकी जो है वो कोई पद और कोई हैसियत है। तो फिर ज्योति मल्होत्रा ही क्यों? तो जब इसका खंगालते हैं ज्योति मल्होत्रा को, तो ज्योति मल्होत्रा करतारपुर कॉरिडोर जाती है, उसके बाद में आईएसआई के संपर्क में आती है, और आईएसआई के संपर्क में आने के बाद में फिर ये पाकिस्तान एम्बेसी जाती है वीजा लेने के लिए। अब जब आप इसमें ट्विस्ट को समझते हो तो फिर जो है वो इसमें जो है वो कुछ चीजें निकल के आती है। और वो चीजें हैं 23 मार्च 2024, जो खबर मैंने आपको बताई कि ये पाकिस्तान के नेशनल डे में शामिल होती है दिल्ली में। और जब हम दानिश अली की बात करते हैं तो ये दानिश अली वही अधिकारी है जिसको अभी 13 मई को पाकिस्तान वापस भेजने का ऑर्डर कर दिया कि आप जो है वो इस देश से बाहर निकल जाए, क्योंकि कुछ जासूसी के मामले में इसको जो है वो पकड़ा गया था। अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना की, तो इसमें जो है वो स्टोरी कहां से मिलती है? तो 17 अप्रैल 2024 को ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाती है 1 महीने के लिए, 1 महीने के ट्रिप के लिए। और फिर उसके बाद में 15 मई तक वो वहीं रहती है और उसके बाद वापस लौटती है। और उसके रहने की जो व्यवस्था कराता है वो है दानिश अली। तो आखिर दानिश अली का इतना इंटरेस्ट क्या था एक उच्चायुक्त में अधिकारी होते हुए कि वो ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान में रहने की और सारी व्यवस्था कराए, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक टूरिस्ट जो है, हम कह सकते हैं कि यूट्यूबर है। और फिर उसके बाद में ये वापस आती है और अचानक से 1 महीने के बाद में, मतलब जून महीने में 2024 में, ये 1 महीने के लिए चीन की यात्रा करती है। और भारत और चीन इस वक्त, पाकिस्तान और चीन जो है वो इस वक्त भारत के दुश्मन है और दोनों की अच्छी गहरी दोस्ती है। तो आखिर वो कौन से लोग हैं जिनसे ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात होती है? और ज्योति मल्होत्रा जब चीन से वापस आती है तो ये जाती है काठमांडू। तो आखिर ये काठमांडू का कनेक्शन क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा
कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान का या कोई भी बाहर का व्यक्ति जब भारत में एंटर करता है इलीगल तरीके से, तो वो दुबई के रास्ते काठमांडू आता है और फिर नेपाल के रास्ते जो है वो भारत में एंटर करता है, बस के द्वारा या और ट्रेन के द्वारा, या हम कह सकते हैं और किसी साधन के द्वारा। तो ये जो है वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। और पहलगाम अटैक के पहले भी जो है वो खबर ये है, इसके ब्लॉग को अगर आप देखोगे तो ये इससे पहले पहलगाम जाती है और पहलगाम जाने के बाद में फिर ये पाकिस्तान जाती है और इस तरीके से वीडियो बनाती है जिसमें सुरक्षा की व्यवस्था और फिर जो है वो आर्मी पर्सनल्स जो है वो कहाँ कहाँ लगे हैं उस तरीके का सारा व्यूज उस वीडियो में आए। तो इससे कोई शक नहीं है कि ज्योति मल्होत्रा कहीं ना कहीं आईएसआई के हाथों में खेल रही है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर जिस तरीके का ट्रेंड चला है, लोगों में जिस तरीके का एक खुमार चढ़ा है रातों रात जो है वो हाईलाइट होने का और पैसे कमाने का, तो पैसे कमाने के लिए ये लोग जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि ये किसके साथ में वहां रही, तो उसका नाम है, मैंने यहाँ निकालने की कोशिश की है, अली आहवान, जिससे ये 2023 में मिली थी। और ये अली आहवान ही व्यक्ति है जो दानिश अली के कॉन्टैक्ट नंबर देता है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल के अंदर दानिश अली का जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो जट रंधावा के नाम से सेव है। तो ये है ज्योति मल्होत्रा की हकीकत। अब आप इसमें नारी सम्मान को अगर बीच में लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लेने की जरूरत है। ऐसे लोगों को क्या असर करना चाहिए, ये अब सरकार को सोचना चाहिए। और हम तो बार बार जो है वो ये सवाल उठाते हैं कि आखिर अचानक एक जो दरबारी मीडिया का एक ग्रुप है, इसको सरकार इतना पनपने क्यों दे रही है? आखिर इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है, जो लगातार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं या फिर देश में दंगा फसाद या भ्रम फैलाने की एक परिस्थिति को पैदा करते हैं। तो दोनों ही जो है वो एक ही तरीके के अपराध है। तो फिर इनके लिए सजा क्या होनी चाहिए? और आपने ये भी देखा है कि इस मामले में जो लोग देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, उनका क्या असर है। और जब उनको किसी दूसरे स्टेट के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है विपक्ष की पार्टियों के द्वारा और ऐसे लोगों के द्वारा, तो सरकार उनका सपोर्ट भी नहीं करती है। तो सवाल जो है वो कई बार सरकार की मंशा के ऊपर भी खड़ा हो जाता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। अब इसमें आपने देखा अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आखिर इन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है? ये लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। जहां ज्योति मल्होत्रा जो है वो आईएसआई की एजेंट है, तो ये लोग जो है वो मुस्लिम परस्त है, जिस तरीके से देश में जो है वो भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करते हैं। तो दोनों का क्या असर होना चाहिए? तो दोनों का अपराध तो एक ही जैसा नजर आता है। और फिर इसमें ये लोग शामिल हो जाते हैं। तो नेहा सिंह राठौड़, आपने देखा जिस तरीके से कपिल सिब्बल के साथ में इंटरव्यू करती है, संजय शर्मा 4 PM वाले वो उनके साथ बैठते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत है। और भारत को इसी इकोसिस्टम से सबसे ज्यादा नुकसान है, आतंकवाद से भी ज्यादा। 1999 का जब कारगिल का युद्ध याद आता है तो फिर कानों में सबके जो है वो एक ही नाम गूंजता है और वो है बरखा दत्त। उस बरखा दत्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये भी अपने आप में जो है वो सवाल खड़े करता है। और इसीलिए आजकल के जो युवा इन्फ्लुएंसर है उनको इतनी हिम्मत मिल जाती है कि ये किसी भी हद तक जाकर जो है वो ऐसा काम करने से चूकते नहीं है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।